जो पेपर छूटा, हम लोग एनालिसिस कराते हैं, लाइव एनालिसिस मतलब सीधे बोर्ड से ही शुरू हो जाते हैं। तो मैं एनालिसिस करा के अपने हिंदी की और जीके की आया तो 5:37 के आसपास एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर देखो ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम हमारे पास सुबह ही आ गया था। सबसे पहले जब आपने ये बात सामने लाई तो उस समय कैसा लग रहा था? मुझे लगा था कि ये कोई एफआईआर वगैरह दर्ज ना कर दे, क्योंकि जैसे सबसे पहले क्या होता है गवर्नमेंट का कि वो एफआईआर दर्ज कर देती है, फिर आदमी शांत हो जाता है। मुझे लगा एफआईआर वगैरह दर्ज ना कर दें, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, आवाज़ तो उठाते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर अगले दिन 24 तारीख को भी हम लोग भूखे प्यासे से दोपहर में कैंसिल हुआ, तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, बच्चों की धक्का मुक्की, तो मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मुझे हॉस्पिटल में पुलिस से लेके गई एडमिट कराने। तो वहीं एसटीएफ वाले आ गए। हम वहाँ पे तो एसटीएफ को देख के इंसान वैसे घबरा जाता है थोड़ा सा कि एसटीएफ आ गई। मेरे एक अंकल है वो पुलिस में है, उनके थ्रू पता लगाया, उन पे दबाव बनाया। फिर जो मेरे गांव के प्रधान, मतलब अब इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, गांव के लोगों को लगा, प्रधान वगैरह को, सबको कि ये कोई क्राइम वगैरह कराया बड़ा। वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, एसपी का भी तुम्हारे ही कौन है। जब हम टेस्ट को जा रहे थे तो आरओ के लिए हमने आवाज़, आरओ के लिए भी सबसे पहला ट्वीट मेरा ही था। तो आरओ की जब इन्होंने नहीं सुनी तो हमें ये नहीं था कि यूपी पुलिस का भी ऐसे लीक होगा, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड की मैम थी उनके बारे में बहुत सुना था, उनके तैयारियों के बारे में सुना था। अब बहुत ज़्यादा, और अब बच्चे उस चीज़ को भाप गए कि अच्छा ये तो मतलब अच्छी चीज़ है। उन्होंने उसकी कमजोरी पकड़ ली कि अब वो बोले अब अच्छा अभी इतना किया है, इतना टाइट किया है, तो ये थोड़े से अब ज़्यादा टाइट कर देंगे तो शायद ज़्यादा, वो इस बात को कहते हैं कि यार ये अब तो सर ज़्यादा टाइट करेंगे। तो ये कहूँगा कि शुरुआत से ही जहाँ से मतलब एक पेपर की एक एग्ज़ाम शुरू होता है, फ्रॉम फॉर्म फिलिंग से लेकर पूरा उसको प्रॉपर एक इतना आज टेक्नोलॉजी, उसको एक बेहतर रूप दीजिए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। 17 और 18 फरवरी को यहां पर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का एग्जाम कंडक्ट हुआ। इस एग्जाम में जो है ये लगभग 60,000 से ज्यादा पदों के लिए एग्जाम था, जिसमें 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो बैठे हुए थे एग्जाम देने के लिए। इस एग्जाम के लिए न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बाकी अन्य राज्यों से भी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी यहाँ पर आए, लेकिन अगले दिन पता चला कि पेपर जो है वो लीक हो गया। और सबसे पहले जो इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर धावा बोलने वाले थे, जिनके ट्वीट्स को लेकर लगातार अभ्यर्थी जो है वो फॉलो कर रहे थे, विवेक कुमार आज हमारे साथ स्टूडियो में है। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विवेक जी जो है वो टीचर हैं एग्जामपुर के, और लगातार जो है युवाओं के ही मुद्दों पर भी बात करते हैं, और साथ साथ पढ़ाने के अलावा आंदोलनकारी टीचर है ये। तो आइए इनसे बात करते, जानते हैं कि आखिरकार वो समय जो है वो समय कैसा था, क्योंकि बेहद ही मतलब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में पेपर लीक जैसे दावों को लेकर अगर आप सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। और सबसे पहले जब आपने ये बात सामने लाई तो उस समय कैसा लग रहा था? मुझे लगा था कि ये कोई एफआईआर वगैरह दर्ज ना कर दे, क्योंकि जैसे सबसे पहले क्या होता है गवर्नमेंट का कि वो एफआईआर दर्ज कर देती है, फिर आदमी शांत हो जाता है। मुझे लगा एफआईआर वगैरह दर्ज ना कर दें, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, आवाज़ तो उठाते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, अगर हम इसकी शुरुआत जाननी चाहें, मतलब कब आपको ये पता चला, कौन सी तारीख को, क्या समय था, और उस समय जो है आपने कैसे अपने आप को जो है पहले कंट्रोल किया, उसके बाद आपने इकट्ठा चीजें की, उसके बाद ये सब पोस्ट किया? सबसे पहले एक्चुअल में ये 7 दिन पहले जाते हैं कि आरओ का एग्जाम हुआ था, तो आरओ का एग्जाम ही कैंसिल हो गया, मतलब वो लीक हो गया। तो आरओ के लिए हमने आवाज, आरओ के लिए भी सबसे पहला ट्वीट मेरा ही था। तो आरओ की जब इन्होंने नहीं सुनी तो हमें ये नहीं था कि यूपी पुलिस का भी ऐसे लीक होगा, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड की मैम थी उनके बारे में बहुत सुना था, उनके तैयारियों के बारे में सुना था। हमें लगा कि सब कुछ अच्छा होगा, मेहनत बहुत अच्छे से की थी हम लोगों ने, इस बार इतना रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद थी कि सब कुछ मतलब बदल जाता हमारे लिए। तो हम लोग बहुत पॉजिटिव माइंड से बढ़िया, हमने पूरा सुबह 17 की सुबह तक भी बच्चों को पढ़ाया, एकदम पेपर से 2-3 घंटे पहले तक भी उनको लास्ट में। तो 17 का सब कुछ फर्स्ट शिफ्ट हो गई अच्छे से, सेकंड शिफ्ट भी हो गई, और सेकंड शिफ्ट होके जब हम एनालिसिस कराते हैं हम लोग मतलब लाइव, तारीख है 17 फरवरी को शाम को। 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। तो हम लोग 3 से 5 का पेपर था, वो 3 से 5 होता है, तो 5 बजे वो पेपर छूटा, हम लोग एनालिसिस कराते हैं, लाइव एनालिसिस मतलब सीधे बोर्ड से ही शुरू हो जाते हैं। तो मैं एनालिसिस करा के अपने हिंदी की और जीके की आया, तो 5:37 के आसपास एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर देखो ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम हमारे पास सुबह ही आ गया था। मैं बोला तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। मेरा तो शौक लग गया एकदम, ऐसा कैसे हो गया? बोले नहीं आप देखिए। तो मुझे कुछ लोगों ने बता रखा था कि एडिटिंग भी होती है कहीं टेलीग्राम वगैरह में, मैंने वो सारा कुछ देखा, फिर और 2-3 जगह से अच्छे से पता किया, तो मुझे समझ में आ गया एडिटेड नहीं है, ये ओरिजिनल कोई पेपर लीक हुआ इतनी साफ राइटिंग में। और कोई आधे घंटे में ऐसे पेपर लिख भी नहीं सकता कि कोई एग्जाम हुआ है आप उसके आधे घंटे में सारा पेपर विद चारों ऑप्शन सब कुछ लिख दें। तो मैं समझ गया। फिर मैंने एक ट्वीट किया कि कुछ बड़ा हुआ है, तो कुछ बड़ा कांड हुआ है। हाँ, कि मतलब ये तो सोचा तो नहीं ये था। 17 तारीख की बात है, 17 फरवरी को शाम को। तो मैं पूरी एनालिसिस करने के बाद मैंने 7 बजे के आसपास ट्वीट किया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ है। पहले मैंने उसको अच्छे से चेक कर लिया कि कहीं ये गलत ना हो,
कहीं झूठ ना हो, क्योंकि फिर लेकिन इसमें हमने एक चीज़ बहुत ध्यान रखी कि ट्विटर पे तो हमने कर दिया, गवर्नमेंट को टैग कर दिया, गवर्नमेंट की तरफ से, भर्ती बोर्ड की तरफ से वो भी आ गया कि ये सब झूठ है, ऐसा नहीं है। हमने इसको लेकर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत सारे बच्चे, 48 लाख बच्चे एग्जाम देने निकले हैं, तो बहुत सारे बच्चे रास्ते में थे और युवा हैं, उसको पता चला यार मेरा एग्जाम हो गया, उसके एकदम सपने टूटते, कहीं कोई दंगा वगैरह ना कर दे। चैलेंजिंग ये भी था कि 18 तारीख को भी पेपर था, अगले दिन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी बड़ा चैलेंज था। ये था कि अगर बच्चों को ये लग गया ना कि पेपर इस तरह से लीक हुआ है, तो बच्चे हैं कहीं पे आग वगैरह लगा दें, कहीं पे कोई दंगा फसाद कर दें, तो हमें था कि अभी वीडियो वगैरह नहीं बनाएंगे, अभी ट्विटर से ये सेकंड शिफ्ट का सब अपने घर पे आराम से आ जाएं, तब बात करेंगे कि क्या हुआ है। ये था एक्चुअल। अच्छा, इस दौरान जो है आपके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीजें आपको मिली थी, योगी सरकार पर सवाल खड़े करने वाली चीज थी ये, तो कैसे आपने जो है इस चीज को, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस दौरान? मेरा था कि पहले अगर अपने पास, आपके पास फैक्ट्स है, मतलब आपने अच्छे से उसको देख रखा है कि एक्चुअल कुछ हुआ है, तो पहले फिर आप उसका पूरा एकदम प्रॉपर और अच्छे से अच्छे सबूत इकट्ठे कीजिए। तो हमारे पास जो एक एक्चुअल सबूत जो रहे वो ये रहे कि जो 18 की सेकंड शिफ्ट जो कैंसिल हुई, जो सेकंड शिफ्ट का भी जो लीक हुआ था, वो पेपर तो 2 दिन पहले से ही, 1 दिन पहले से ही 17 की सुबह, 18 की सुबह अर्ली मॉर्निंग बोर्ड, भर्ती बोर्ड को हम लोगों ने ट्वीट कर दिया था लाइव। तो लाइव ट्वीट का वो स्क्रीनशॉट आपके पास है, तो कल को आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो ये कुछ गलत किया है। तो मतलब सबूत अच्छे खासे इकट्ठे हो गए। फिर ये था कि एग्जाम बिल्कुल ऐसे कहीं से प्रिंटिंग प्रेस से जो लीक हुआ, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि ये पेपर तो एक्चुअल में प्रिंटिंग प्रेस के आसपास से कहीं से लीक हुआ है, ये नॉर्मल ये स्कूल से लीक नहीं हुआ, किसी एग्जाम सेंटर से लीक नहीं हुआ। तो फिर ये था कि अब फैक्ट्स हैं, अब हम गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, मतलब अब इसको एक्चुअल में बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने, भर्ती बोर्ड ने तो कहा कि ये हुआ ही नहीं है, तो फर्जी है सब। वो तो फिर जब अगर वो इको गार्डन वाला सीन नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि कैंसिल होने वाला था कुछ। नहीं, बिल्कुल, हमने देखा कि जैसे ही यहाँ से जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट शुरू हुए, उसके बाद से ही यूपी पीआरपीबी ने जो है बाकायदा पोस्ट करना शुरू कर दिया कि ये सारी अफवाहें हैं, इन पर मत जाइए, अपना एग्जाम जो है सुचारू रूप से दीजिए, तमाम ऐसी बातें जो है होने लगी। लेकिन 18 तारीख के बाद, अब क्योंकि लगातार आपके पास फोन कॉल्स आ रहे होंगे, लगातार बच्चों के व्हाट्सएप आ रहे होंगे, टेलीग्राम के हमने देखा बहुत सारे स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर हो रहे थे, तो तमाम मतलब ऑब्जेक्ट्स पे आप कैसे मतलब उसको वेरीफाई कर रहे थे, क्योंकि इतने सारे कॉल्स, इतने सारे स्टूडेंट्स लगातार आपसे सवाल, लगातार आपको जो है कहा जा रहा था कि सर आपसे बड़ी उम्मीद है, तमाम चीजें, तो ये कैसे आप मतलब कंट्रोल कर रहे थे, आपकी टीम कैसे कंट्रोल कर रही थी इसे? एक्चुअल में हमने इसका जितने भी हमारे पास कोई, हमने एक नंबर जारी कर दिया था, जैसे भी कोई बच्चा कुछ भी कोई ऐसी कोई चीज भेज रहे थे, मीन्स कोई एविडेंस या कुछ भी, तो हम उसको बहुत ही नीटली उसको अरेंज कर रहे थे कि ये भाई हमें आगे भर्ती बोर्ड को देना होगा, क्योंकि हमें पता था कि भर्ती बोर्ड ये मांगेगा। स्पेशली इसके लिए कोई टीम बनाई? नहीं, हम ही अपने जो आपस में, हमारे पास और भी जो स्टाफ है वही सब हम लोग मिलकर कि भाई ये ऐसा, ये किसी टेलीग्राम का है। फिर हमारे पास क्या था कि कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स थे जिनमें लाइव इस तरह की बातें हो रही थी कि भाई पेपर, हमने उसमें पेपर के स्क्रीनशॉट्स थे, उन सब का हमने वो पूरा मतलब डिजिटल एविडेंस जो भी हमारे पास कलेक्ट हो पाया, हमने उसको नीटली अरेंज करके, और जब भर्ती बोर्ड ने हमसे मांगा कि उनके मुख्यमंत्री जी के बाद में कि भाई कौन कौन से ऐसे सबूत आप हमें भेजिए 20 या 21 को, तो हमने फिर उसको सारे लगभग 20-30 हज़ार बच्चों ने मैंने मतलब वो ड्राइव में डाल दिया था, वही सबूत फिर बच्चों ने भर्ती बोर्ड को दिए। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो था हमारे पास, वो ट्विटर के जो लाइव स्क्रीनशॉट थे वो एक बहुत बड़ा हमारे पास, टेलीग्राम पे वो पूरा पेपर जो गया था 18 के सेकंड वाला, वो एक बहुत बड़ा एविडेंस था। तो एविडेंस अच्छे थे, ये इसलिए हम थोड़े से टिक पाए, मतलब इस बात को लेकर स्ट्रॉन्ग हो पाए। अच्छा, वैसे क्योंकि हमने देखा कि आपने पोस्ट भी किया था, तो जब एग्ज़ाम से पहले आपके जो पोस्ट थे वो आप साफ तौर पे ये कर रहे थे कि जो है ये एग्ज़ाम जो है आप अच्छे से दीजिएगा और तमाम आपको जो है सरकार पर, भर्ती बोर्ड पे भरोसा रखना है, एग्ज़ाम सब बढ़िया होगा। लेकिन एकदम से फिर जब ऐसे मामले सामने आए जिसमें पेपर लीक और तमाम आपके पास प्रूफ्स आ गए, तो आपको उसमें कैसा लग रहा था? क्योंकि आप एग्ज़ाम से पहले जो है सरकार के बारे में या बोर्ड के बारे में कह रहे थे कि नहीं सब कुछ अच्छे से होगा, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, और एकदम से फिर ऐसी कुछ घटना जो है होती है। हम तो सुबह तक भी वो फोटो डाल रहे थे कि देखो कितना अच्छा अरेंजमेंट है उधर जो एग्जाम सेंटर होते, लेकिन दोपहर तक आते आते, शाम तक आते आते हमारे तो पूरे मतलब थॉट्स ही बदल गए। फिर मतलब पोलाइटली हमने भर्ती बोर्ड को बताया कि मतलब ठीक है, अगर लीक हुआ है तो आप उसे कम से कम एक्सेप्ट कीजिए, आप उसकी जांच कीजिए कि हाँ जी ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर लेकिन भर्ती बोर्ड क्या होता है ना कि उसको सबको अपनी जिम्मेदारी का डर रहता है कि हमारे ऊपर बात आएगी। तो ये जितनी भी बोर्ड्स हैं, जब भी पेपर लीक हुआ इनका यही होता है कि पहले डिनाई करते हैं, फिर उसके पीछे इनके पीछे पड़ना पड़ता है। अगर ये बहुत से केसेस में मान जाते हैं, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मानते नहीं, वो रद्दी नहीं होते, वो ऐसे रिजल्ट आते हैं। बहुत से ऐसे अभी
पिछले दिनों तो इतने एग्जाम लीक हुए हैं। एक CSIR का एग्जाम है, CSIR यही इसी कंपनी ने कराया है। SO का वो अच्छे लेवल की जॉब होती है, उसका ऑनलाइन एग्जाम था। ऑनलाइन चीट उन पे सेंटर्स पे लोग पकड़े गए चीटिंग करते हुए, हैक करके वो स्क्रीन शेयर सॉफ्टवेयर से, लेकिन उसका रिजल्ट आ गया। जिन लोगों का FIR में नाम था उनका भी रिजल्ट आ गया। तो मतलब ये मुश्किल होता है कि बच्चों के लिए जो मेहनत करता है इतने दिनों तक, अपनी इन्वेस्ट करता है पैसा, माँ बाप के सपने होते हैं सबके, तो इसलिए हम लोग थोड़े से, क्योंकि इसमें इतने सारे बच्चे थे और गरीब परिवारों के बच्चे थे, इनके पास 5-6 साल बाद वैकेंसी आई, तो हमने कहा था अब जो होगा देखा जाएगा, इनको तो न्याय में दिला के रहेंगे। इनके मतलब उसमें फिर कोई सेलेक्ट ही नहीं हो पाता मेहनत से, सारे चोरी बढ़ते होते, इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ था, इसलिए हम थोड़े से ज़्यादा टिक पाए। अच्छा, अगर जैसे कहा जाए कि योगी सरकार के आने के बाद से लगातार जो है अभ्यर्थियों का ये कहना होता है कि अब भर्तियां बहुत कम निकल रही हैं, या जो भर्तियां निकल रही हैं उसमें धांधली के मामले सामने आ रहा है। कुछ में तो अगर मान लीजिए जैसे कि ये यूपी पुलिस भर्ती हुई या फिर RO भर्ती हुई, इसमें तो चलिए आवाज़ इतनी बुलंद थी कि उसको जो है दोबारा कैंसिल करके जो है एग्ज़ाम करने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन बाकी तमाम भर्तियों के मामले भी अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। तो इन मुद्दों पर आप क्या कुछ कहेंगे? सर अपने उत्तर प्रदेश में देखें तो 3-4 कुछ मुख्य बोर्ड्स हैं जो ये एग्जाम कराते हैं। UPPCS तो हो गया अपने अपर लेवल के लिए, उसमें भी आपने देखा RO लीक हुआ, कैसे लेट हो रही हैं भर्तियां, मतलब वो भी बहुत बुरे हालात हैं। इधर UPSSC और यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ये ग्रुप C की वैकेंसीज के लिए मेन माना जाता है। UPSSC की 32 वैकेंसीज पेंडिंग है। पिछले 2021 से ना कोई कैलेंडर है, ना कोई वैकेंसी टाइम पर है। पैट लेकर आए, उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, उससे एक भर्ती सही से अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। कोई हुई भी है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में फंस जाती है। तो मतलब लोग धरना प्रदर्शन, ज्वाइनिंग के लिए धरना प्रदर्शन, कभी एग्जाम डेट के लिए, मतलब एकदम बुरी हालात है। इधर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है, इसकी पिछले 3-4 जितनी वैकेंसी हुई है, UPSI 2021 में इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई, कोई अभी तक जांच कुछ नहीं। लोग वही उनमें से मतलब बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं, सब ना होते कि, लेकिन 40-50% की जो गलत तरीके से भर्ती हैं, फिर वो ड्यूटी कर रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं रेडियो ऑपरेटर में भी बहुत सारे लोगों ने पंगा फंसा दिया कहीं एलिजिबिलिटी का। रेडियो ऑपरेटर में भी ऑनलाइन चीटिंग के बहुत प्रमाण मिले। और फिर अब ये यूपी कांस्टेबल की आ गई, तो 5-6 साल वैकेंसी नहीं आना, कोई मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कैलेंडर का नहीं होना, मतलब बहुत मुश्किलात हालात है यूपी में। इसलिए जो स्टूडेंट है वो मतलब उसका मोरल बहुत डाउन है, और गवर्नमेंट इस चीज़ को समझ रही है। जबकि एक्चुअल में यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जी पे बहुत भरोसा है युवाओं को कि ये कुछ नया क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, लेकिन मतलब वो भरोसा टूट गया बच्चों का कि नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी भी शायद इस मामले में कुछ कर नहीं पा रहे, या जान के नहीं कर रहे, या जो भी कारण रहा हो, बट अब थोड़ा सा भरोसा कम हुआ है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। अभ्यर्थी आते हैं, बताते हैं कि नहीं उनको भरोसा है योगी आदित्यनाथ पे। हाँ, पहले काफ़ी इस तरह की बातें होती थी कि हाँ सर सब कुछ ठीक होगा, लेकिन पिछले जिससे 2-3 साल से भर्तियों का एकदम बिल्कुल ख़राब हुआ है सीन, 2020 के बाद से तो बहुत ज़्यादा। तो अब बच्चों को मतलब कोई भरोसा रहा नहीं कि कुछ होगा, कोई कुछ करेगा। अब बस बोले कि मतलब वो उसका दिल एक तरीके से निराश है, वो टूट चुके हैं कि मतलब अब देखा होगा आपने कि प्रयागराज वगैरह कहीं भी कोई बच्चा पढ़ता है, छोटे छोटे कमरे लेके 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार रुपये घर वाले कैसे कैसे भेजते हैं, तो उसको वो 4-5 साल नहीं भेज सकते, 1 साल भेज सकते हैं, 1.5 साल भेज सकते हैं। वहाँ बहुत इशू आता है, गर्ल्स को बहुत इशू है। अब क्या है, गर्ल्स के पास टाइम नहीं होता उतना, घर वाले तुरंत फिर शादी वगैरह के लिए करने लगते हैं, पैरों पे खड़े हुए अपने पे, कोई स्वावलंबी नहीं है, कोई आत्मनिर्भर नहीं है, तो वो उनके लिए बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, अगर हम बात करें अभी हाल फिलहाल की, तो जैसा कि योगी सरकार ने RO भर्ती और यूपी पुलिस भर्ती इन दोनों को कैंसिल तो कर दिया है। क्या लगता है कि क्योंकि अब पास में चुनाव था इसलिए ऐसा किया गया, या फिर कुछ और लगता है? इसका एक बड़ा रीजन चुनाव था, और अगर मान लेते तो अभी जो अगर मतलब उसका देखेंगे तो उसका भी ये पेपर लीक का बहुत असर पड़ा इस बार भी, कि बेशक उन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन वो मन में तो रहा नहीं कि यार हमारी मेहनत तो सब खराब हो गई, अब फिर इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर लीक नहीं करते तो बहुत नुकसान उठाना, मतलब ये इसको रद्द नहीं करते तो बहुत नुकसान उठाना पड़ता। तो इसका फर्क तो युवाओं पे पड़ता है कि जब इस तरह के पेपर लीक होते हैं, और सरकारें तो इन्होंने चुनाव को सोच के कर दिया, नहीं करते तो फिर आगे कहीं ना कहीं दिक्कत होती। तो कहीं ना कहीं एक जो कहा जा रहा है कि युवाओं के अंदर जो है बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं फर्क डालता हुआ नजर आया इस चुनाव में। अब बहुत ज्यादा, और अब बच्चे उस चीज को भाप गए कि अच्छा ये तो मतलब अच्छी चीज है, उन्होंने उसकी कमजोरी पकड़ ली कि अब वो बोले अब अच्छा अभी इतना किया है, इतना टाइट किया है, तो ये थोड़े से अब ज्यादा टाइट कर देंगे तो शायद ज्यादा, वो इस बात को कहते हैं कि यार ये अब तो सर ज्यादा टाइट करेंगे। तो कुछ ऐसा कुछ केस बताए जो कि आपसे जब डिस्कशन में युवा कुछ बोलते होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन? बच्चे बहुत मतलब कि बोले सर देखो अभी इतनी ऐसे हुआ है हम लोगों के साथ, अभी हमने इतनी सीट घटा दी, और अगर अभी ये ज्यादा इधर उधर करेंगे तो अब की बार बिल्कुल ही घटा देंगे। तो मतलब हंसी में तो समझाता हूँ, हंसी भी आती है, क्या करें, बच्चा है उसका
दिल में वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, समझाते रहे। एक्चुअल में ना सर बच्चा है वो 11th-12th करके आया है, मतलब कहीं से कोई सुसाइड वगैरह की खबर आती है तो हम लोगों को बहुत मतलब दिक्कत होती है। हम सोचते हैं कि यार ऐसा ना हो। अभी आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जब पेपर लीक हुआ था 4 से 5 बच्चों की डेथ हुई, सुसाइड किया, तो हम उनको कैसी कैसी मोटिवेट करते हैं कि नहीं भाई तुम उस दिशा में ना सोचो। उनको गवर्नमेंट के बारे में अच्छा भी बताते हैं कि भाई हाँ ठीक है कराएगी, आज नहीं 1 महीने बाद कराएगी, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, इतना इंतजार किया है। बट एक लंबा इंतजार कब तक बच्चा करता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो हालांकि लोगों को अब जो है जब ये सब घटनाएं उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ जो चुनाव के बाद काफ़ी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, बाकायदा जो है अधिकारियों से बात करते हुए, बाकायदा हमने देखा कि यूपी पीसीएस में जो है उसमें भी बदलाव किए गए हैं, एग्जाम्स में 3 OMR शीट जो है उसको लॉन्च किया गया है, तो ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। सब मुझे जो उसमें जो लगा ना इन्होंने जो वो लेकर आए वो एक तरीके से उलझन भरा डिसीजन मुझे तो ऐसा लगा, क्योंकि जो मेजर चीज़ें उन पे ध्यान नहीं दिया। जैसे सबसे पहले एग्जाम लीक की जो शुरुआत होती है वो फॉर्म भरने से होती है। जैसे अब मेरी जगह कभी कभी कोई पेपर दे दे तो उसके लिए क्या है कि आप पहले से बायोमेट्रिक कैप्चर कराइए उसके। इतने सारे आजकल टेक्नोलॉजी है, लाइव फोटो, लाइव आप उसके फिंगरप्रिंटिंग, ये सब ये बायोमेट्रिक। सब चीजें तो हम एग्जामिनेशन के दिन वाली बात कर रहे हैं। हाँ एग्जामिनेशन के दिन वो भी तो बहुत, ये जो सॉल्वर वाला इशू है ये भी बहुत बड़ा इशू है। एक तो पेपर लीक होते हैं, दूसरे लोग उनकी जगह बैठते हैं, तो वहां से आप स्टार्ट कीजिए। फिर आप गवर्नमेंट के पास इतनी मशीनरी है, खुद की प्रेस लगा लीजिए। आपको लगता है कि भाई प्राइवेट प्रेस नहीं है, इतने सारे एग्जाम होते हैं, बोर्ड्स के होते हैं, इतने सारे आपके डॉक्यूमेंट, तो वो भी चल सकती है। तो एक होता ना ठोस कदम कोई कि हाँ भाई हम पेपर लीक को रोक देंगे, उस वाली दिशा में अब ये जो उन्होंने लागू किए इसका क्या असर आएगा तो अभी एग्जाम्स है। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम की आ जाए, उसके बारे में भी कोई बात नहीं करे, कोई संभावित बता दें कि भाई हमें 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, तो बच्चा अपना उस तरीके से दिमाग बनाए और भी एक एग्जाम है उनकी तैयारी करे, या इसी पे लगा रहे या कुछ और देखे, तो क्लैरिटी थोड़ी सी कर दे। फिर इनके जो न्यू नियम है इनका पता चलेगा कि क्या कैसे इन्होंने इम्प्लीमेंट करने हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर, जिसमें जो है आपने विसल ब्लोअर काम किया था। जब इसमें एजेंसियों ने जांच शुरू की तो आपको भी फोन आया? हाँ, मुझे तो जब मैं एक्चुअल में जिस दिन ये कैंसिल हुआ हमने 23 तारीख को, तो ज़्यादातर एक तरीके से भूखे प्यासे से रह गए थे पूरे दिन। बच्चों के बीच में टाइम ही नहीं मिला, गर्मी भी, मतलब ऐसा तो वो फरवरी का था लेकिन फिर भी इतने सारे बच्चे हैं तो धूप थी, खुला वो था। बिल्कुल, हमने फिर अगले दिन 24 तारीख को भी हम लोग भूखे प्यासे से, दोपहर में कैंसिल हुआ तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, बच्चों की धक्का मुक्की, तो मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मुझे हॉस्पिटल में पुलिस से लेके गई एडमिट कराने। तो वहीं STF वाले आ गए। हम वहाँ पे तो STF को देख के इंसान वैसे घबरा जाता है थोड़ा सा कि STF आ गई, पर मुझे था मेरा क्या रोल है, अभी मैं तो सिंपल आदमी, मुझे क्या ही करेगी। लेकिन वो अच्छे लोग थे, उन्होंने ऐसे मतलब मुझे को डराया धमकाया नहीं, बोले कि आप एक बार अपने जो बयान है, क्योंकि आप इन्हें स्टार्ट किया तो आप देने जाइए। तो कब मैं बोला कब आऊँ, तो बोले आप सोमवार तक आ सकते। बोला ठीक है सर मैं आ जाऊँगा। फिर गया, उन्होंने 1.5-2 घंटे मुझ पर बहुत सारी चीज़ें पूछी, जो मेरे पास सारी चीज़ें थी डिजिटल एविडेंस, वो एक पेन ड्राइव में ले गया था, मैंने उनको दे दी। फिर उन्होंने मेरा बयान एक पूरी वाइट पेपर पे उन्होंने पूरा कुछ सब कुछ लिखवाया, मैंने लिख के दे दिया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे, हाँ लेकिन जब उन्होंने 5-6 दिन बाद ही मैंने आरोपियों को पकड़ना शुरू कर दिया था। फिर वो अपडेट देते रहे कि अच्छा अब देखो मैन को पकड़ लिया, अब इसको पकड़ लिया। तो और भी हमारे पास आते रहते हैं 2-4 इधर उधर से कि ये गैंग है, तो हम भी अपनी इनपुट्स देते रहते हैं। तो मतलब जब पहली बार जब आप अस्पताल में लेटे हुए थे, वहाँ पर तबीयत खराब थी आपके और तभी जो है यूपी STF की टीम आती है आपके पास, कहते भैया बयान दर्ज करवाने आ जाना। वो सिंपल क्लोज उसमें सिविल ड्रेस में होते हैं। तो मैं बोला भाई इतने लंबे तगड़े लग रहा था कि मतलब मैं वैसे भी मार पड़ा, ऊपर से यूपी STF सामने आ गई। मैं लंबे तगड़े लोग क्यों, मतलब अभी तो नहीं ले जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, बस सिंपल आपसे मिलने आए और ये इस तरह की बातें करने आए, आप आराम से ठीक होकर अपने स्टेटमेंट दे दीजिएगा। तो हालांकि आपको बता दें कि यूपी STF ने 900 पन्नों की चार्जशीट जो है दाखिल कर दी। 18 आरोपियों को, जो मुख्य आरोपी हैं, उनको जो है गिरफ्तार किया, जिसमें जो है रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा, तमाम ऐसे नाम जो है जो कि खुद भी स्टूडेंट थे। हाँ, रवि अत्री तो MBBS की पढ़ाई करना चाह रहे थे। सर ये रवि अत्री के बारे में तो सुना है, ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी इंसान है दोनों ही। मतलब इनका भी जो नीट वाला पेपर हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं से घूम के इनका नाम आ रहा है। मतलब ये इतने बड़े किंग पिन है कि अंडरवर्ल्ड वाले भी इनके सामने फेल है। इनको तोड़, मतलब इस पूरे सिस्टम को इनको तोड़ना चाहिए। हालांकि आपका इस पे क्या कहना है? जैसे रवि अत्री हो गए, ये भी MBBS के स्टूडेंट, राजीव नयन मिश्रा भी इंजीनियर, तमाम ये लोग जो है ये पढ़ाई के ही क्षेत्र से थे, लेकिन एकदम से इन्होंने अपना जो है एरिया बदल लिया, करियर कहीं और लगा दिया। इन्होंने एकदम बिल्कुल पेपर लीक जैसे मामलों में आगे मास्टरमाइंड कहला रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूज आ गया एक तो लोगों को कि भाई कैसे कैसे समय बदल रहा है, कैसे ऑनलाइन एग्जाम्स आ रहे हैं। फिर इसमें क्या है कि जब ये पेपर लीक कराते हैं तो इसमें पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो पैसा किसी का भी मतलब एकदम दिमाग को खराब नहीं कर देने वाली बात होती है।
तो इन्होंने कुछ जिन भर्तियों में कामयाब हो जाते हैं, जिनकी जांच वगैरह, जैसे यूपीएसआई, तो उसमें इन लोगों की जांच की जाए तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा होगा। और वहां से अगर ये करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं तो इनका गैंग के जो जड़ें हैं ना वो बहुत फैल जाती हैं, तो फिर ये आगे और बोल्ड स्टेप लेते हैं। तो अगर किसी एक अच्छी जांच होके उनको अच्छे सख्त धाराओं में इनको हमेशा के लिए बंदी कर दिया जाए तो फिर ये थोड़ा थोड़ा गैंग टूटना शुरू होता है, फिर ये रुकते हैं। तो पैसा एक बहुत बड़ा इसमें इशू है, बड़ा इशू, कि मतलब ज़्यादा पैसा होता है तो उतना काफ़ी लोगों को शामिल कर लेते हैं लोग। अब यूपीएसटीएफ की जो है जो रिपोर्ट आई है, मतलब जो इन्होंने दाखिल की है 900 पन्नों की चार्जशीट, उसमें ये भी कहा गया कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली कंपनी जो थी वो एजुटेस्ट थी, जो कि गुजरात के अहमदाबाद के। यूपी तक की टीम ने बाकायदा उनके ऑफिस में जाकर हमने खोजबीन करनी शुरू की, हमने बातचीत करनी शुरू की, तो पता चला कि जो बिल्डिंग थी, बड़ी सी बिल्डिंग, उस पर एक बोर्ड नहीं था जिस पर एजुटेस्ट लिखा हो, और उसी कंपनी ने, आप सोचिए कि 48 लाख अभ्यर्थियों के लिए जो है एग्जाम कंडक्ट किया था। हाँ, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब ये है कि वो उसकी फिर जैसे अभी उसकी पीछे जांच पड़ताल कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि उस कंपनी का नाम भी बदला था। 2023 में कंपनी बिहार में ब्लैक लिस्टेड भी हुई है। उससे पहले 2023 का ये फरवरी का ही CSIR का एग्जाम लीक कराने में, पिछले साल RM राम लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पेपर में दिक्कत कराने में, तो इन सब में भी वो शामिल रही है। तो इतनी मतलब थोड़ी सी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करानी चाहिए थी। IB है, इतनी LIU होती है, STF है, तो शायद इनके बारे में पता चल जाता, तो फिर उस तरह का स्टेप लेने चाहिए थे कि कैसे इनको और ठीक कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऐसे प्रेस प्रिंटिंग कंपनीज की, तो जैसे ये प्रिंटिंग कंपनी जब टेंडर आता है तो ये अपने इन्फॉर्मेशन तो देते ही होंगे, तमाम इन्फॉर्मेशन के बावजूद जो है, क्या लगता है कि मतलब अगर इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट करने वाली जो कंपनी है वो इतना जो उसका धांधली करने में उसका नाम आ रहा है, क्या लगता है कि मतलब उनके पीछे वेरिफिकेशन नहीं होता है कि मतलब कंपनी के बारे में पता किया जाए या कैसी है? इस भर्ती का तो मुझे लगे बहुत जल्दबाजी में पेपर कराने में वो रखा गया कि जैसे तुरंत। तो उसका कारण क्या था? क्या ये बहुत समय बाद, क्योंकि 2018 में लास्ट सिपाही भर्ती हुई थी? हाँ, एक तो बहुत दिनों बाद आई थी, फिर चुनाव थे, गवर्नमेंट क्या कहने, मतलब अगर आप भाषण देंगे तो क्या भाषण देंगे कि हमने क्या किया है पिछले 5 साल में, तो था कि चलो हम ये कहेंगे कि हमने इंडिया की सबसे बड़ी भर्ती की। होता ना माइंड में एक साइकोलॉजी होती है, बच्चे सबके सामने जाके कहेंगे हमने दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती की। तो ये एक थॉट था अधिकारियों का कि उनको, जो अपने मुख्यमंत्री उनको अपने उसमें ट्रस्ट में लेने का कि जी देखो हम आपके लिए ये सब कर देंगे और जाएंगे, आप हर जगह ये बात फैलेगी, देखो कितना बड़ा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम ये देखो कहीं कोई गड़बड़ ना हो। उन्होंने एक मीटिंग में बताया था कि कोई ऐसी गड़बड़ ना हो कि आगे को कोई दिक्कत हो। उन्होंने बहुत अच्छे से चेताया था, सबको चेतावनी दी थी कि तुम कर तो रहे हो। मुख्यमंत्री जी ने एक रिपोर्ट आई थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था जब ये मीटिंग हुई थी कि भाई कल को कोई दिक्कत ना हो, तुम लोग देख लेना। तो उन्होंने कहा हम सब देख लेंगे, हम सब संभाल लेंगे। तभी उन्होंने फिर बहुत जल्दी मैम वगैरह को हटाने का जो लिया, वो बहुत क्रोध में कि तो मैंने पहले सब कुछ कहा और तुमने फिर भी वही सब काम डीजी भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा। हाँ जी, तो वो सब गुस्से में, इसीलिए वो सब उन्होंने कदम उठाए। जबकि उधर PCS वालों पे कोई अभी कुछ नहीं, RO का भी लीक हुआ, उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि इधर बड़ा था ना, ज्यादा बच्चे थे, ज्यादा परिवार प्रभावित थे, और वो कोर वोटर्स हैं, यही सब बच्चे तो वोट देते थे। तो बहुत मतलब था, उन्हें भी पता था कि डेंट पड़ेगा इस मतलब। तो क्या लगता है कि RO भर्ती में भी जो इस तरह के जो अधिकारी या जिस तरह से सम्मिलित लोग हैं उन पर भी जांच होनी चाहिए? उनको भी मतलब करना चाहिए। अभी APS जो भर्ती आई थी उसमें APS का भी 1-2 दिन पहले वो था जो स्टेनो वगैरह का उसका एग्जाम होता है, उसमें भी बच्चे वीडियो भेज रहे थे। उसमें बहुत अजीब मतलब उसकी प्रोसेस को बनाया गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स करके, बच्चे परेशान हैं। उसमें भी सुनने में आ रहा है वो लोग भी वहाँ पे भी कुछ उन्होंने गड़बड़ की है। तो पहली केवल रिटन एग्जाम में नहीं, उसके बाद भी कई जो फेजेस होते हैं उनमें भी चांसेस रहते हैं कि गड़बड़ होने के। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इस कंपनी की एजुटेस्ट की। तो एजुटेस्ट ही वो कंपनी थी जिसने बिहार में BSSC का एग्जाम कंडक्ट किया था 2017 में, लेकिन इसका नाम उस समय कॉन्फिसेक था, कॉन्फिसेक कुछ करके नाम था। तो ये कंपनी थी, और उस दौरान जो एग्जाम कंडक्ट किया उसमें पेपर लीक की बात सामने आई, और पेपर लीक के बाद जब ये मामला कोर्ट में चला तो उसी दौरान जो है एक GST के ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने देखा कि उन्होंने जो है वो नाम बदल दिया उस समय एजुटेस्ट। तो क्या लगता है कि मतलब इस तरह से अगर कंपनीज जो है नाम बदल रही हैं, लेकिन सिमिलर जो है सिमिलर बॉडी है, काम करने का तरीका तो सिमिलर है, बस नाम बदल जा रहा है, तो क्या लगता है इसको रोकथाम कैसे हो पाएगा इसका मतलब अभी आप ऐसा देख सकते हैं कि ये कंपनी है, उसके नीचे कहीं कोई उसी के अधिकारी ने तो किसी को बताया होगा कि भाई उस गोदाम में पेपर जाएगा। अचानक से तो पेपर का पता नहीं चलता, या उस पर कोई लिखा हो कि जी एग्जाम का पेपर इस गोदाम में आ रहा है, तो वो कहीं अंदर के कंपनी के कर्मचारी ने किसी ने लीक किया होगा किसी और को, उसने किसी और को आगे बताया, फिर वो वहां से उन्होंने अपना वो बक्से वगैरह खोल के पेपर लीक करा दिया।
तो जब इसने 2017 में काम किया है, आगे और भर्तियों में भी किया होगा, बीच में इतने सारे एग्जाम इसने कराए जिससे इसकी वेबसाइट पे देखने में आ बिल्कुल, रहा हमने देखा कि जो टेस्ट नाम बदलने के बाद उन्होंने कई सारे बहुत एग्जाम सारे। तो फिर मतलब है कि जब तक वेरिफिकेशन अच्छे से एक पूरी डायरेक्टरी बन जाए कि भाई ये अच्छी कंपनीज हैं, कुछ जैसे सीएमएम लेवल इतने सारे सर्टिफिकेट होते हैं, गवर्नमेंट ऐसी सर्टिफाइड कंपनी को, जैसे टीसीएस है बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी है, तब शायद मतलब चीज़ों को रोक पाए। तो आप योगी सरकार और तमाम जो भर्ती बोर्ड्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे क्या इस मामले को लेकर अपील करना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि शुरुआत से ही जहाँ से मतलब एक पेपर की एक एग्ज़ाम शुरू होता है, फ्रॉम फॉर्म फिलिंग से लेकर पूरा, उसको प्रॉपर एक इतना टेक्नोलॉजी, उसको एक बेहतर रूप दीजिए। फिर आगे एग्ज़ाम हो, उसके बाद में कॉपी चेकिंग से लेकर पारदर्शिता, रिजल्ट जितनी भी OMR शीट वगैरह उनको आप पब्लिक कर दीजिए। क्या इशू, कोई किसी की देखे कोई थोड़े ना रिजल्ट बदल देगा, उसमें कम से कम बच्चे खुद पता कर लेते कि ये बंदा तो पढ़ने में नहीं था। कई बार ऐसा हुआ है, पकड़े जाते हैं ऐसे। हमने यूपीएससी की खोज ही ऐसे की थी। हमारे सामने एक ऐसा बंदा आ गया कि जो एक्चुअली मेरे ही ऑफिस में था और वो 2 महीने के लिए एडिटर का रोल उसने किया, और 2 महीने बाद उसका एक दिन अचानक से फ़ोन आता है कि सर मुझे मैथ्स का टीचर बनना है। मैंने कहा मैथ्स का टीचर, भाई ऐसा क्या अचानक से कर दिया? बोला सर मेरा यूपीएसआई में 160 में से 159 ठीक है, मेरा 160 से 159 59 ठीक है। मैं मतलब मैं बोला मेरे भाई इतनी मेहनत करने पर 140 144 ठीक थे, तेरे 159 कैसे ठीक हो गए? मैं समझ गया कि इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। फिर वो कहीं से कुछ उसका पीछे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराई, कहीं से उसके किसी रिश्तेदार को, उसके किसी जानकार को, फिर वहाँ से पीछे एक पूरी जासूसी बैठा के उसके मन से निकलवाया गया, असली में उसके घर वालों के से, उसकी किसी परिवार की ही किसी मैम से, कि भाई ऐसे ऐसे, कि अच्छा इसने तो पैसे दिए, फिर किसको पैसे दिए उसको, मतलब हमने उसका इतना अच्छा सा वो निकाला। फिर जो फिजिकल देने गया वहाँ एक IPS मैम थी, प्राची मैम जो हैं, उनसे सब उनको तक वो सबूत भेज के वो सारा, तब जाके उसको पकड़ा गया। फिर एक नहीं पकड़ा गया, फिर 150-200 पकड़े गए। तो ये सब पहले अच्छे से प्रॉपर एक जांच मतलब पूरा प्लानिंग कर लें, और सबसे पहले कैलेंडर जरूर जारी करें कि भाई अब हम देंगे। और जैसे होता है कि 6 महीने 7 महीने 8 महीने टाइम दे दें कि भाई हम इस टाइम फ्रेम में भर्ती को कंप्लीट करा देंगे, जिससे कि बच्चा मतलब टेंस ना रहे, 4-4 5-5 साल ना हो। 8-8 साल भी वैकेंसी लटकी हुई है UPSSC की। एक वैकेंसी है 2016 की, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी, और मुझे लगता है वो दिसंबर तक आएगा। कौन सी भर्ती है वो? एक कुछ है एक भर्ती 32 में से UPSSC की, 32 में से ये 2-3 भर्ती है, एक भी नहीं है, 2-3 भर्ती है जो 7-8 साल से लटकी हुई है, और कोई कुछ देखने वाला नहीं है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो है अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा जो है इंतज़ार कर रहे हैं यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के री एग्ज़ाम का। तो क्या लगता है कि अभी तक जो है सिर्फ तैयारी हम देख रहे हैं, लेटर्स देख रहे हैं कि लेटर्स फ्लोट हो रहे हैं, जिलेवार तरीके से सभी SP को जो है निर्देशित किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि मतलब क्या अब सरकार को या बोर्ड को जो है अनाउंस कर देना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने का एप्रोप्रिएट टाइम मिल जाए? तो सबसे पहले क्या है कि बेशक आप 2 महीने में कराइए, आप और भी समय लेना चाहते हैं अब, लेकिन एक क्लियर कर दीजिए कि भाई हम लोग संभावित लगे हुए हैं और ये हमारी संभावित टाइम फ्रेम है। तो एक स्टूडेंट को अंदाजा हो जाता है कि अच्छा आपको सारी चीजें ठीक करने में इतना समय लगने वाला है, तो एक संभावित तो दे देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी तो विदाउट मतलब अलक्षित होकर तैयारी नहीं हो पा रही है, बहुत मतलब डिमोटिवेट हो गया, ऐसी तैयारी का क्या ही फायदा। उनको एक सहारा मिल जाएगा कम से कम ये देख के कि हाँ, वो एक पुरानी कहावत नहीं थी कि एक राजा था, उसने कहा कि भाई जो इस पानी में खड़ा रहेगा दूर तक उसको मैं इतना इनाम दूंगा। वो एक व्यक्ति खड़ा रहा, उसने राजा ने पूछा कि भाई ऐसे तू क्यों खड़ा रहा? क्योंकि देखो आपके वहाँ दूर महल में एक छोटा सा दीपक जल रहा था, मैं उसको देखते हुए, उसमें मोटिवेशन वहीं से मिल गया मुझे खड़े होने का। वो बीरबल की खिचड़ी की कहानी यहीं से, बैकग्राउंड यहीं से शुरू हुआ था। तो मतलब एक सहारा मिल जाएगा उसे। बिल्कुल। तो इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अगर मान लीजिए जुलाई में जो है 6 महीने का जो सरकार ने कहा था कि 6 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम जो है कराना है, जुलाई में डेट ख़त्म हो रही है, तो क्या लगता है कि मतलब अभी अगर अनाउंस कर दें, तो अगर आस पास ही अनाउंस करते तो क्या अभ्यर्थियों को पढ़ने में वक्त का कोई ऐसा इशू तो नहीं आएगा? नहीं, स्टूडेंट तो अब रेडी है, अगर ये अनाउंस भी कर देते हैं, अर्जेंट भी कर देते हैं, तो भी कोई इशू नहीं है। 15-20 दिन का तो टाइम देंगे ही, तो बच्चे अपने रिवीजन पे हैं। तो क्योंकि एक्चुअल में अभी ये नहीं है ना कि एग्जाम के बाद में रिजल्ट आना है, उसके बाद में फिजिकल होना है, फिर मेडिकल होनी है, फिर फाइनल ज्वाइनिंग होनी है, और 60,000 की ज्वाइनिंग एक साथ नहीं कराएंगे लोग, कम से कम 3 शिफ्ट में कराएंगे। तो कुछ की पहले होगी, कुछ की फिर 6-7-8 महीने बाद, फिर 6-7-8 महीने बाद। तो जल्दी से एग्जाम हो, फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़े। तो अब तो इनको अनाउंस करके मतलब एग्जाम ले ही लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। चलिए, ये तो हमने अभी तक भर्ती की बात की, लेकिन अब आपकी जो है पर्सनली आपकी बात करते हैं। आप शिक्षक पहले थे, शिक्षक के बाद एकदम से आंदोलनकारी शिक्षक बन गए। हमने आपका एक रूप ये देखा कि आप जो है पढ़ा भी रहे हैं बोर्ड पे, दूसरा हमने आपका रूप देखा योग गार्डन में चिल्लाते हुए, गला एकदम आवाज़ फट गई है।
तो ये आप थोड़ा सा हमें बताइए, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? एक्चुअल में मैं मतलब थोड़ा सा मुझे बचपन से जो मेरे बड़े दादाजी थे वो उनका स्कूल चलाते थे, वो प्राइवेट। तो वो मतलब उनका बहुत प्रभाव था, वो ऐसे शहीदों की कहानियाँ, ये कविताएं, नाटकों में भाग ले दिलवाना, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कराते थे। फिर मेरे फादर साहब और नाना जी दोनों फौजी थे, तो वो मुझ में वहाँ वो वाली एक थी कि मुझे बस थोड़ा सा क्रांति की, मुझे परिवर्तन, कुछ मतलब समाज में अपना कुछ योगदान देना है, मतलब मेरी कोई बात, अच्छी बातें लोगों तक पहुँचानी है। फिर ये मुझे लगा कि ये जो टीचिंग का ये एक अच्छा जरिया है। फिर गवर्नमेंट जॉब लगी थी, उसको छोड़ के जब आप आते हैं तो थोड़ा सा स्टूडेंट के प्रति उनका एक लगाव हो जाता है कि भाई इन्होंने जॉब छोड़ी है, कि ये रास्ते पे पहले चल चुके, इन्होंने तैयारी कर चुके, इनको हमें अच्छे गाइड करेंगे। फिर वो उस समय अच्छे से गाइडेंस की, तो बहुत सारे सिलेक्शंस हुए, तो उससे एक अलग प्रभाव पड़ा। फिर धीरे 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 तो मेरा क्या होता है कि स्टूडेंट्स के हित की बात करें, क्योंकि हमने वो समय देखा है बहुत ही, एक लो फैमिली से आके वो बच्चे कैसे तैयारी करते हैं, कैसे संघर्ष करते हैं, कोई साथ नहीं होता, सब तो था कि चलो इनके साथ थोड़ा सा देंगे, उसी में अपना हमारा भी एक अपना एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता रहेगा और धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की आपने, शिक्षक की शुरुआत कैसे हुई? मैं मतलब इसमें पहले मैंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की कि मुझे क्या करना चाहिए, किसको किस एज के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। चलो मैंने 2-3 साल स्कूलिंग भी पढ़ाई है। अच्छा। सेकंड से लेके 12th क्लास मैंने सेकंड से ग्रेटर नोएडा में। अच्छा। तो बीटेक के दरमियान ही मैंने मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मुझे था कि अब टीचिंग ही, अब टीचर ही बनना, अब यही सब कुछ करना है। तो पहले देखा कि अब था कि बच्चों को पढ़ाकर माँ बाप कहते टीचर, मतलब टीचर पे डालते हैं, टीचर माँ बाप पे डालते हैं। तो मुझे लगा कि चलो बच्चों से ना शुरुआत करके बड़ों से शुरुआत करते हैं, बड़ों से करेंगे तो वो अपने बच्चों को अपने आप समझा लेंगे। तो फिर वहीं से टीचिंग की शुरुआत तो ये कौन सी ईयर की बात होगी? ये आई थिंक 2014 के आसपास की बात है। 2014 की बात है। 10 ईयर्स आई थिंक हो गए पढ़ाते हुए। बिल्कुल। अब मुझे बताइए एग्जामपुर जो है वो कब आया? एग्जामपुर का वो मैंने जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, सब कुछ मतलब दौड़ भाग हो गई, फिजिकल हो गया, तब मैंने फिर इसकी नींव रखी कि हाँ भाई चलो अब कुछ स्टूडेंट्स को इस दिशा में कुछ करते हैं। तब तक कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था मेरा एसआई का। तो फिर हमने एग्जामपुर की 2 अक्टूबर 2018 को हमने इसकी नींव रखी। तो शुरुआत में हमने 1 साल संघर्षों के साथ फ्री ही पढ़ाया, मतलब यूट्यूब पे कोई पेड कोर्सेज वगैरह ऐसे नहीं होते थे। फिर 2019 मिड से हमने फिर छोटे छोटे बहुत कम अफोर्डेबल फीस में कोर्स निकालने शुरू किए, जो हमने पढ़ा था, जैसे हमारे नोट्स थे उस तरह की चीज़ें देनी शुरू की। और फिर धीरे धीरे 1 से फिर 2, 2 से 3 लोग जुड़े, 3 से 4 लोग जुड़े, फिर तो बढ़ता। फिर कुछ चीज़ें आप प्लान, मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, कुछ बड़ा बनाऊंगा। मेरा था कि पढ़ाऊंगा जितना मेरे पास जो है, और उसमें से जो होगा आगे देखा जाएगा। फिर वो धीरे 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 अपने आप ही इतना होता चला गया कि फिर नहीं, बिल्कुल कहा जाता है कि दिल्ली में मुखर्जी नगर में जो है एग्जामपुर है, बाकायदा एग्जामपुर को लेकर ये कहा जाता है कि सबसे जो इनका जो की पॉइंट है ये है कि ये बच्चों की फीस जो है बहुत माइनर है। जिसको लेकर आप जो है आगे अपना प्लान आपने चलाओ, लेकिन बहुत सक्सेसफुल ये प्लान रहा। हाँ, ये सक्सेसफुल रहा अभी तक। अच्छा, इसके अलावा कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि नौकरी कर लेना चाहिए था मुझे? कभी कभी मैं अब सच बताऊं तो जैसे कभी कोई लो फेजेस आते हैं, क्योंकि अब जब बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े होते हैं तो ऐसा नहीं कि हमेशा आप प्रॉफिट ही चलता रहता है। तो जब आपका बहुत लो फेज आता है, क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही लोनली जर्नी होती है। तो फिर आप अकेले होते हैं, कोई साथ नहीं होता, तो फिर सोचते हैं कि यार तुमने क्यों ही किया, इससे अच्छा तो कभी कभी मेरा मन करता है कि यार पीसीएस कर दोबारा से। आईएएस के लिए तो चलो ठीक है, ओवर एज हो गए, कोई बात नहीं, पीसीएस करो दोबारा से भी है। तो मैं कभी कभी एक्चुअली अभी भी हम लोग अपने पढ़ने पर 3-4-5 घंटे देते हैं, आंसर राइटिंग पे देते हैं। तो एक प्लान रहता है कि प्लान भी, चलो कुछ नहीं हुआ 1-2 साल बाद अगर नहीं हुए स्टेबल, ठीक है कोई बात नहीं, अपना पढ़ाते रहेंगे साथ साथ 1-2 घंटे क्लास ऐसे लेते हुए, और पीसीएस देंगे। पीसीएस तो निकालेंगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, तो ऐसा चलता रहता है। जितने अभ्यर्थी विवेक जी के जो है सुन रहे हैं, आप सुन लीजिए कि सर भी जो है तैयारी कर रहे हैं अपने बैकअप में। मतलब आदमी को अपना, उसको जो उसका बेस है पढ़ाई, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब मेरा वही है, तो मैं बोला इसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे पढ़ता रहूंगा कुछ भी हो। अच्छा, घर वालों की तरफ से कभी दबाव नहीं आया कि क्या कर रहा है यार एकदम से? मेरे फादर साहब रिटायर हुए, तो उनका सपना था कि बच्चा अभी कुछ अच्छा, अब ऐसा ही मिलती है तो हमारे गांव देहात में बहुत मतलब उसका वैल्यू नाम होती होता है। बिल्कुल, क्योंकि उस लेवल से तो कोई सब सिपाही से भर्ती हुए होते हैं। तो पापा जी का था कि भाई तुम जॉब करो। मेरा था कि पापा जी अब मैंने इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी ले ली है, मैं कैसे करूँ। तो आज भी ऐसा है कि अच्छा, ये फेज बड़ा डिफिकल्ट होगा, दरोगा की नौकरी और साथ में जो है इतने सारे बच्चे आपके साथ जुड़े हुए थे। कुछ जो मेरे रिलेटिव्स थे, तो मेरे फूफा जी थे, वो पुलिस में थे। उनका था कि यार अभी तुम इतने ज़्यादा पढ़ लिए हो, ये सब कर लिया, बीटेक एमटेक, तो तुम थोड़ा सा
इस तरफ मतलब पढ़ाई की तरफ ही रहो, यहाँ पे आओगे। उनका ये था कि वो पुलिस में ही थे, पर बोलते कि यार तुम पुलिस ज्वाइन मत करो। बोला क्यों? बोले इसमें झूठ बहुत बोलना पड़ता है, इसमें तुम होते कहीं हो, बोलना कुछ पड़ता है। बोले तुम ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम वही करो। हम लोग बहुत परेशान है इस झूठ बोलने से। तो फिर जब रिलेटिव्स की सपोर्ट मिली, फादर साहब की थोड़ी सी नहीं मिल पाई आज तक भी। आज भी पापा मुझसे मतलब सही से उतना बात नहीं करते, उतनी ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन नहीं होता। बस नमस्ते, ठीक हो, ठीक चल रहा है, हाँ, बस इतना ही रहता है। उनके अंदर अभी भी है कि जॉब करनी चाहिए थी, दरोगा बनना चाहिए था। लेकिन अभी जिस प्रकार से जब ये यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का आप लोगों ने ट्वीट किया और आप विसल ब्लोअर बने, उस दौरान घर वाले फोन नहीं कर, उन्हें पता नहीं था? नहीं, सब पता था उनको। एक्चुअल में आई जो अपना LIU होती है, सामने योगी सरकार, उनका पूरा विभाग, पुलिस भर्ती बोर्ड, ये सारे लोग थे। एक्चुअल में LIU वाले ये सब ने एक्टिव हुए, कहाँ का लड़का, ये कौन है, कैसे पूरा पता किया। तो पहले ऑफिस हमारा नोएडा था, तो वहाँ तो अब था नहीं, हम तो दिल्ली पहुंच गए। तो ये भी पुलिस अपना क्या ही करती वहाँ पे, दूसरा जुरिडिक्शन है। तो उन्होंने फिर, मेरे एक अंकल है वो पुलिस में है, उनके थ्रू पता लगाया, उन पे दबाव बनाया। फिर जो मेरे गांव के प्रधान, मतलब अब इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, गांव के लोगों को लगा, प्रधान वगैरह को, सबको, कि ये कोई क्राइम वगैरह कराया बड़ा। वहाँ से फ़ोन आ रहे, वहाँ से फ़ोन आ रहे, SP का भी तुम्हारे कौन है। जब हम 23 को जा रहे थे, एक्चुअली उससे पहले एक दिन पहले पद यात्रा रख दी थी हमारी कुछ साथियों ने। तो उनको लगा था कि पद यात्रा में हजारों बच्चे आएंगे, कहीं दंगे फसाद ना हो जाएं। तो उनको था कि इसको रोको कैसे ही। तो गांव में एक बार को लगा कि मैं कोई बड़ा क्राइम कराया हूँ। फिर सबको समझ में आई कि नहीं, क्राइम व्राइम नहीं हुआ, ये तो दूसरा वो है, सिस्टम है, ऐसे हुआ। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं एग्जाम्स पे। तो तमाम अभी जिस प्रकार से न केवल यूपी बल्कि देश भर में जो आए दिन पेपर लीक्स की बात सामने आ रही है, हमने देखा कि जो है विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर जो है चुनाव लड़ा और अच्छा खासा जो है उन्हें इसका नतीजा भी देखना पड़ा। तो क्या लगता है कि बच्चों के मन में, जो तैयारी कर रहे हैं, जो सालों से इसका इंतजार कर रहे थे, उनके मन में कितना ज़्यादा जो है ये घर कर जाता है ये चीज़ें? सर, गवर्नमेंट को लगता है कि वो सारे डिसीजन अच्छे ले रही है, उसके पास पावर है, वो कुछ भी करेगी तो कोई उसको देखने वाला नहीं है, सुनने वाला। बट वो जो एक स्टूडेंट होता है ना, उसके मन में वो अंदर रह जाती है कि यार मैंने मेहनत की थी, और मेरी मेहनत का मतलब ये हुआ कि मेरे सामने से ही कोई दूसरा ले गया जिसने चीटिंग की थी। तो वो उसका साइलेंटली जवाब देता है। गवर्नमेंट को अभी भी लग रहा है कि जैसे नीट के मुद्दे हुआ है और मुद्दों पे इतना एक्टिव नहीं है, उसको पीछे करने का सोच रही है, क्योंकि उनको दोबारा एग्जाम कराने में उतना लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, वो सब कुछ वो उससे बचना चाह रही है। बट वो ये नहीं सोच रही कि ये सब साइलेंट है, वो युवा है, वो उसके मन में अब आ गया है, वो साइलेंटली उसको जवाब देगा। फिर आगे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, फिर आप दूसरी चीजों को लेकर आएंगे कि जैसा इस कारण से, क्योंकि मेन कारण नहीं देखेंगे कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं का, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है, उसके परिवार को इफेक्ट करता है। अगर कोई किसी का बच्चा प्रभावित होगा तो उसके माँ बाप का भी मन बदलेगा। तो वो भी उसका मतलब वो भी साइलेंटली फिर आप वो विरोध करेंगे क्या करेंगे, वो विपक्ष को वोट देंगे, सिंपल सी बात है। तो फिर इस समय गवर्नमेंट को मतलब प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, उसको इतना उलझाना नहीं चाहिए, नहीं तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, परेशान होंगे। अच्छा, आपके पास कभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए जो इसको लेकर काफ़ी दुखी थे कि सर हमने तैयारी बहुत की, हमने बहुत परिश्रम किया, लेकिन पेपर लीक हो गया अगले दिन? बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा सेशन लेता रहता हूँ ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने का। हर हफ्ते अच्छा, में अलग से सेशन लेते हैं? अलग एक सेशन में जरूर लेता हूँ, उसमें माँ बाप के सपने सब जोड़ता हूँ कि भाई तुम मतलब कोई भी नेगेटिव कदम उठाना मत, मतलब ऐसा कुछ सोचना भी, पढ़ाई पे रहो। तो बहुत एक्चुअल में बहुत गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं जो पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उन पे बहुत दबाव होता है कि जल्दी से वो कुछ, और 5-6 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, ऐसा हो कि 1-2 साल पहले भर्ती आई हो तो ठीक भी है, झेल भी ले। तो गवर्नमेंट को मतलब प्रोएक्टिवली इसको कंप्लीट करा देना चाहिए जल्दी से जल्दी। अच्छा, आपने जैसे पुलिस भर्ती की बात की, तो पुलिस, खासकर पुलिस की, तो ये जो भर्तियां पुलिस में आ रही हैं उनमें काफ़ी टाइम लग रहा है, मतलब 3 साल का गैप, 2 साल का गैप, 5 साल का गैप, फिर एकदम से पता चला कि ठीक है 1 साल के गैप में हो जा रहा है। लेकिन क्या लगता है कि मतलब क्या एक पूरा फॉर्मेट होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ भाई हम भर्ती निकालेंगे इस साल, ये क्या ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल, UPSC देती है, SSC अपना कैलेंडर देती है, और भी बोर्ड्स हैं, राजस्थान में भी कैलेंडर आने लगा। तो ऐसा इवन बिहार तक जो बिल्कुल एकदम सरकारी नौकरियों के लिए एकदम उसने पिछले 2-3 साल में बहुत चेंज किया, उनका कैलेंडर आता है। तो यूपी में ऐसे क्या इश्यू आ गया, इतने सख्त, इतने जो प्रशासन के तौर पर एक बहुत ही एफिशिएंट मुख्यमंत्री माने जाते, उनके होते हुए ऐसा है, तो मतलब फिर क्या तुलना करेंगे हम लोग। तो ये आप कैसे इसको जो है सरकार से अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि इसको समझना चाहिए। आपकी मतलब एक जैसे कोई एक प्रशासन में होता है, कोई CM होता है, उसकी एक पर्सनल रेपो भी होती है, इज्जत भी दांव पे लगी होती है कि भाई मैं अपने क्षेत्र, अपने राज्य के लिए क्या कर रहा हूँ, राज्य के बच्चों के लिए क्या कर रहा हूँ। और आप हमेशा सख्ती दिखा के आप उसको हमें मतलब बदल नहीं सकते। वो बच्चा वो दिखेगा कि यार कुछ हो नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है वो आपकी पर्सनल रेपो खराब होगी। फिर आप पर्सनल रेपो खराब होगी तो आपको चुनावों में उसका नतीजा दिखेगा। तो सख्ती के साथ साथ आप वो जो एक जो चीजें जरूरी हैं,
जो एम्प्लॉयमेंट देना, जो सरकारी नौकरी पद खाली हैं उनको भरना, वो भी एक एफिशिएंट तरीका बनाइए, उसका प्रॉपर एक तरीका, और उसमें आप प्रॉपर मतलब ऐसे नहीं कि एक बार आया 2 साल बाद मीटिंग ली। ऐसी लास्ट मीटिंग जो ऐसी हुई थी जो अभी इन्होंने ली थी 9 या 10 तारीख को, ऐसी मीटिंग मुझे अच्छे से याद है 2020 अक्टूबर में हुई थी, मीन्स 4 साल पहले। तो बीच में कोई मीटिंग ऐसी नहीं हुई जिसपे इनको ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़े कि उन्होंने गाइड किया वो सारे बोर्ड्स को कि भाई आप जल्दी से जल्दी कैलेंडर लेकर, मतलब रोजगार के मुद्दे। हाँ, अब इन्होंने किया है तो देखते हैं कि क्या अगले इस 1 महीने में 1.5 महीने में कब इनके कैलेंडर आते हैं, फिर देखेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि इससे पहले कुछ ऐसे नेता थे, कुछ ऐसे फेस थे जिन पर अभ्यर्थियों को काफ़ी भरोसा था। जैसे हम बात करें जयंत चौधरी की, जयंत चौधरी को लेकर भी हमने देखा कि उनके पास भी जो है खासकर पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी ही आसपास जाते थे और उनसे जो है बाकायदा शिकायत करते थे, वो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे। लेकिन अब जयंत चौधरी ही जो है वो भाजपा सरकार के साथ हैं। तो क्या लगता है कि इससे अभ्यर्थियों के मन पे कुछ असर जाता है? उनको तो ऐसा है कि जैसे घटक दल हैं तो उनका एक जो उनके फर्ज बनते हैं, ये होता है कि आप किसी का पार्ट है ठीक है, बट आपका एक फर्ज भी है, एक ड्यूटी भी है। आप घटक दल होते हुए भी आप उनको अपनी ड्यूटी याद दिला सकते हैं, आप अपना वो कर्तव्य तो पूरा कर ही सकते हैं, क्योंकि किसान परिवारों के बच्चे होते हैं इसमें ज्यादातर, तो वो किसान नेता माने जाते हैं, तो उनके पास उस मकसद से भी जाते हैं कि हमारी बात उठाएंगे ज्यादा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी बहुत बच्चा मतलब अच्छी खासी संख्या में फॉर्म भरता है, तो उठाना चाहिए उनको, उनकी पहुंच है सरकार में, उसकी बात रखनी चाहिए, मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए कि क्यों भी आप कोशिश कीजिए कि इनके लिए कैलेंडर आ जाए। ऐसे मुद्दे में होंगे तो मुझे लगता है कि उनका ही एक तरीके से डेवलपमेंट होगा, नहीं करेंगे तो उनका ही मतलब अब मेरे हिसाब से पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से वो सॉल्व कर पाएंगे चीजों को। अगर नहीं करेंगे तो उसका भी, क्योंकि अब इस सोशल मीडिया से अब स्टूडेंट सबका देखता है, अब वो किसी का वो नहीं रहा। मतलब पिछले जो कुछ उसमें तो मैं समय से देख, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूँ, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मतलब बच्चा अब किसी का वो नहीं रहा कि अब उसको बिल्कुल उसको एकदम बिल्कुल ब्लाइंडली वो फेथ कर लेगा। अब वो आपको अच्छे से एनालिसिस करेगा, आपको क्रिटिकल एनालाइज करेगा, तब वो साइलेंटली डिसीजन लेगा। मतलब दिखाएगा कि हाँ मैं आप ही का हूँ, बट वो अंदर जाके साइलेंटली डिसीजन लेगा। तो ये थोड़ा सा चेंज आया इस बार यूथ में, अच्छा है, ये कंट्री के लिए अच्छा इस तरह का चेंज। अच्छा, अब बात करें वरुण गांधी की, तो वरुण गांधी भी जो है इन मुद्दों पर काफ़ी बोलते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद जो है सरकार ने इस बार, मतलब माफ़ कीजिएगा, भाजपा ने इस बार उनको जो है टिकट नहीं दिया था। तो इन पर क्या कहेंगे आप? तो इनका तो ये कि उन्होंने हालांकि युवाओं के इस तरह के मुद्दे काफ़ी उठाए, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उठाए, बट अब उनका कुछ इंटरनली क्या रहा है तो उस वजह से जो भी है, बट जो भी यूथ के मुद्दे उठाता है मैं तो उसके लिए कहूँगा कि वो आगे बढ़ना चाहिए, वो अच्छा तरक्की करे, यही अपने लिए। क्योंकि यूथ का मुद्दे उठाने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, कोई मतलब सबको अपने फालतू के मुद्दों पर लगता है कि ये हो गया वो हो गया, ये नहीं यार ये बच्चे हैं, ये आगे जाके मतलब यही यूथ है, यही पूरा देश का भविष्य है, इसके लिए आप बात नहीं करोगे, दुनिया भर की आप बातें करने लग रहे हो, ये हो गया वो हो गया, इसको करो ना सॉल्व, ये सॉल्व नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब एक आखिरी एकदम सवाल है, जिस प्रकार से हम आपको देखते हैं ऑनलाइन जब आप पढ़ाते हैं तो खूब मौज मस्ती करते हुए, कहानी सुनाते हुए जो है बताते हैं, लेकिन इस बार आपने इंटरव्यू बिल्कुल सीधे सीधे सवाल जवाब ऐसे किया, तो कुछ हमें भी लास्ट मोमेंट पे कुछ बताइए, कुछ ऐसा। वो अपना जो इलाका होता है ना वो ऐसा समझिए, तो मुझे ऐसे मतलब कोई अनुभव नहीं है ज़्यादा, मैं बहुत कम जाता हूँ बाहर। हाँ। अभी मैं आज अपने ऑफिस से कम से कम 3 महीने बाद बाहर निकला हूँ, तो 3 महीने बाद मैंने कदम बाहर रखा। मैं ऑफिस में ही रहता हूँ, मेरे ऑफिस में ही रूम है, मैं वहीं पे सोता हूँ, वहीं पे उठता हूँ, तो मतलब मुझे थोड़ा सा बाहर का वो लगता है ना कि थोड़ा सा हेजिटेट सा थोड़ा सा महसूस करता हूँ, उतना ऊपर नहीं हो पाया। वहाँ अकेला अपने रूम अपना उसमें उसके स्टूडियो में, तो वहाँ फिर चलिए अपना इलाका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विवेक सर थे हमारे साथ और उन्होंने बताया हमसे किस प्रकार से जब यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक वाला मामला जब पर्दाफाश किया, तब उसके बाद किस तरह से इनके जो है जीवन में चेंजेस आए, किस तरह से इनको जो है जांच के लिए बुलाया गया, क्या कुछ हुआ और तमाम चीज़ों पर बात हुई। बाकी तमाम ऐसे इंटरेस्टिंग बातों के लिए, इंटरेस्टिंग खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।